अस्सलामुअलैकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज का दिन अहम दिन है। ISPR की तरफ से बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आई है। इससे ज़्यादा शायद इलेबरेट स्टेटमेंट को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ISPR ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 9 मई का दिन यानी कल का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। इमरान खान को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। चेयरमैन PTI को नैब के एलामिये के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद बहुत अहम तरीन बात है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को उजागर भी करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। पाक फौज ने वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत को बयान करके रख दिया है। जो दोगलापन, जो मुनाफकत, जो सब कुछ है, और जो कल हमने वायलेंस देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल जो आज भी हमें नजर आया, और जिस तरह से इमलाक को नुकसान, सरकारी इमलाक को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, आर्मी, हर तरफ हमने देखा कि तशद्दुद फैलाया गया। और ये आप देखें तो ये पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप एक साल पहले 25 मई को जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस की थी, उस वक्त देखें तो बाकायदा हमने देखा कि इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगाई गई। उसके बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जमान पार्क जब पुलिस गई तो वहां पर बाकायदा पेट्रोल बम फेंके गए और हमने देखा कि पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। दहशतगर्द बाकायदा कहा गया कि उसमें छुपाए रखे थे जमान पार्क में। अब वाज़ेह तौर पर कल के दिन और आज के वाकयात से वाज़ेह हो चुका है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दहशतगर्द अनासर या वायलेंस या बाकायदा एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस मुल्क को नुकसान या खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें ये सोची समझी साजिश ही है, ये मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ हो रहा है, जो आज हमने देखा कि इन अल्फाज और इस बयान से भी और वाज़ेह हो चुका है। अब हमें करना क्या चाहिए? रियासत तो क्या करना चाहिए? कानून किस तरह अमल दरामद उस पर होगा? कानून क्या कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई क्या बनती है? किस तरह सख्ती से स्टेट अपनी रिट इस्टेब्लिश करेगी इस पूरे मामले में? ये सारे हम सवाल उठाते हैं। मियां दाऊद एडवोकेट साहब लाहौर स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। कानूनी नुकात उनसे समझते हैं कि वो एक मामला आगे बढ़ेगा। और सीनियर सहाफ़ी होते सेनेगाल साले जाफर साहब, जो आज नहीं बहुत पहले से इस साजिश और इस पूरे जो ये सारे जो हथकंडे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको बेनकाब करते हुए आ रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मियां दाऊद साहब, कानूनी कार्रवाई स्टेट अपनी रिट किस तरह स्टैब्लिश करेगी? क्या कानूनी कार्रवाई बनती है इन तमाम अनासर के खिलाफ? कानूनी कार्रवाई तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई गुज़श्ता 24 घंटे के वाक़यात से कि तहरीक इंसाफ के ये एहतजाज जो हैं ये कोई सियासी एहतजाज नहीं थे। आज के गुज़श्ता 24 घंटे के वाक़यात को समझने के लिए 4 बातें पाकिस्तान की कौम को हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए, फिर तहरीक इंसाफ के टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी चाहिए। पहली बात ये है कि अल्लामा डॉक्टर इसरार साहब जो हैं वो कई बरस पहले ये बात बता गए थे कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है और उनको यहूदी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी बात, ये उनकी बात की तस्दीक हो गई थी जब इमरान खान साहब जो है वो गोल्ड स्मिथ के दामाद बने। तीसरी बात, इमरान खान साहब का जो भी हामी पाकिस्तान के खिलाफ या पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाता है, प्रोपेगेंडा करता है, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाता है, वो जब भी पाकिस्तान से फरार होता है तो वो फौरी तौर के ऊपर जाकर जमाइमा के पास अपनी पनाह लेता है। और चौथी सबसे अहम बात, ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के लिए एक कौमी इक़्तिसादी कौंसल जो है वो कायम की, और उस कौमी इक़्तिसादी कौंसल का सरबराह एक ऐसे शख्स को बनाया जो अव्वल दिन से पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इन 4 बातों को जहन में रखें और फिर जो तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता 24 घंटे के वाक़यात हैं उनको जो है वो उनका तज्ज़िया करें, तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर साबित होगी कि इमरान खान साहब को और उनकी जमात को आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, इसराइल है, भारत है, मोसाद है और जितने भी दहशतगर्द हैं, वो तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता 24 घंटे के वाक़यात को भारत के अंदर सेलिब्रेट किया गया है, इसराइल के अंदर सेलिब्रेट जो किया गया है, तो उसके पूरे तनाज़र के अंदर पाकिस्तान के आइन में और कानून में यह बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर लिखी हुई है कि अगर कोई भी जमात पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ,
पाकिस्तान की बका के खिलाफ काम करती हैं तो उस जमात को कलअदम किया जाता है। और ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये बात पाकिस्तान के अवाम को बार बार याद करनी चाहिए कि GHQ के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में 2 मरतबा ही हमला हुआ है। एक मरतबा दहशत गर्दों ने GHQ के ऊपर हमला किया था और पाक फौज के जवानों ने उन दहशत गर्दों को भून के रख दिया था। और ये दूसरी आलमी एजेंटों की ये जमात है तहरीक इंसाफ, जिसके कारकुनों ने GHQ के ऊपर और पाकिस्तान की अफवाज की जो अमलाक हैं उनके ऊपर हमला किया है। अच्छा, इसलिए मेरी नजर में मियां दाऊद साहब, आपने एक बात की कि कालादम करार दिया जाए, ये एक रास्ता है कानूनी और ये इसके लिए प्रोसीजर वफाकी हुकूमत, काबीना इजलास, फिर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस हो। और एक तो ये समझाइएगा, दूसरा ये जो एज एन इंडिविजुअल्स और जो मुनज़्ज़म ग्रोह और फिर जब कॉल सामने आई हैं, इन लोगों के खिलाफ जो क़यादत है कानूनी इंसदाद दहशतगर्दी के तहत कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। क्या इमरान खान साहब पर ही मुकदमा बन सकता है कि उन्होंने उकसाया क्योंकि वो उस वक्त कस्टडी में थे, लेकिन उनके जो साबका बयानात को सामने रखते हुए, या मौजूदा क़यादत के खिलाफ ही बन सकते हैं ये मुकदमा? क्या हो सकता है? मौजूदा क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और तहरीके और बाकी शहरों के अंदर भी जहां जहां पर भी जो भी सरकारी अमलाक हैं उनकी तोड़फोड़ के मुकदमा जो है वो दर्ज हो रहे हैं और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, बगावत के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और ये मुकदमा दर्ज होने चाहिए। इमरान खान साहब इस पूरी बगावत के अंदर जो है वो बराह रास्त मुलव्वस हैं। इमरान खान साहब मुसलसल 1 साल से जो है वो पाकिस्तान के अवाम को बगावत के ऊपर उकसा रहे थे और उनके बयानात वो इन तमाम कल के वाक़यात में बराबर के मुजरम जो हैं वो शरीक होते हैं। मैं उनको मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान के निज़ाम में एक ऐसे दहशतगर्द को जो है वो पाकिस्तान की वजारत उज़्मा जो है वो सौंपी गई, जिसके ताने बाने आज साबित हो गया। आज ये बात साबित होगी कि वो आलमी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है। डॉक्टर इसरार साहब की बात के ऊपर मोहर लग गई है। वरना मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, एक बात को ना जरा सियासी तनाज़र में समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कत्ल कर दिया गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कत्ल कर दिया गया। आप देखें कि तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने दबा कर एहतजाज किया, लेकिन किसी ने भी GHQ की तरफ या किसी आर्मी की तनसीबात के ऊपर या दफातर की तरफ जो है वो रजू नहीं किया, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी पुलिस की गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सियासी बिहेवियर था। 4 जो है वो 2 वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया, 4 सियासी हुकूमतें जो है वो गिरा दी गई, लेकिन किसी भी कारकुन ने अफवाज पाकिस्तान की तरफ, उनकी तनसीबात की तरफ रुख नहीं किया। तो फिर एक ऐसी जमात जिसके खिलाफ, जिसके लीडर के खिलाफ करप्शन के मुकदमात हैं, तो वो बराह रास्त जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद पहला हमला जो है उन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर और GHQ के ऊपर क्यों किया? क्योंकि वो सियासी जमात थी ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की ये बात 100% दुरुस्त है। 10-12 साल पहले से ये कह रहे थे। ये जो मुकदमात हैं, इनमें मैंने अभी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से जो बयानात सुने और जो बातचीत हुई, वो कहते हैं कि एक जो उनकी तरफ से दिफा सामने आया है वो ये आया दिफा के हमने एहतजाज का कहा था लेकिन हमला करने वालों में हम नहीं थे, हमें नहीं, मतलब वो एक तरह से अपने आप को ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। क्या ये बयानात अदालत में या जब केसेस आगे बढ़ेंगे काम आएंगे? ये बिल्कुल काम नहीं आएंगे और ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो 10-12 साल पहले से जो मौक़िफ़ अपना के रखा हुआ है ना कि ये सियासी जमात नहीं है, ये फितना है, ये यहूदी एजेंट है, ये आप जब भी पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्कों को तोड़ने के लिए जो फितने फैलाए जाते हैं, उनका तरीका वारदात, उनके बयानात जो है वो ऐसे ही होते हैं। वो पहले हमला करवाते हैं, हमला करवाने के बाद डिसोन कर देते हैं। इनकी ऑडियो सामने आ गई है। ये किस मुंह से कहते हैं कि ये एहतजाज में मुलव्वस है, तोड़फोड़ में मुलव्वस नहीं है। साले जाफर साहब को भी मैं प्रोग्राम में शामिल, साले जाफर साहब आप क्योंकि आपका तज्जिया भी रहा, आपका बयान मुसलसल आप बेनकाब करते रहो, ये बातें हम हमें बताते भी रहे, आज ये ISPR की तरफ से बयान भी आया, इसको आप कैसे देखते हो? फिर मैं ये जो स्पेसिफिक बात की गई है इसको पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कितनी बड़ी खलीज पैदा हो जाएगी? जो बयान है कि 9 मई का दिन एक सियाह बाप की तरह याद रखा जाएगा, तो इस बयान की रोशनी में तहरीक इंसाफ की सियासत का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है आपको साले जाफर से? पहली बात तो ये सफान साहब ये है कि जो मियां दाऊद साहब ने अभी गुफ्तगू की है, मैं उसके हर एक लफ्ज, हर एक नुक्ते इसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ और बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त तौर पर निशानदेही की है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान के बारे में।
जो दूसरी बात जो है, जो मुझे तकलीफ दे रही है, वो ये है कि ये भूल गए हैं कि हकीम डॉक्टर इसरार ने, साहबजादा याकूब खान अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, इन तीन लोगों ने ये बात बता रखी है कि इस शख्स का ताल्लुक यहूदियों से है, इसका ताल्लुक उन लोगों से है जो सहूनी ग्रुप है। मुझे याद है कि साहबजादा याकूब खान जो पाकिस्तान के फॉरन मिनिस्टर थे और मशरकी पाकिस्तान में वो गवर्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक तकरीर में बताया कि उनको हेनरी किसिंजर ने, जो खुद भी एक यहूदी है, उसने इनसे कहा कि आप हमारे बच्चे का ख्याल रखा करें। तो साहब याकूब खान ने उनसे पूछा कि आप कौन सा बच्चा है जो पाकिस्तान में आपका है? उन्होंने इमरान खान का नाम लिया। तो ये है तारीखी पर्सपेक्टिव। जहां तक आपने ये भी बात की कि ISPR का जो प्रेस रिलीज है वो तो बिल्कुल एविडेंट है। जो बात ISPR की प्रेस ब्रीफ में की गई है, ये बात हम बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं, लेकिन खुदा अल्लाह करीम का शुक्र है कि अब इस बात का एहसास ISPR को हो गया है कि ये शख्स इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ हाथ मिला के चला जाए। जहां तक पस मंजर का ताल्लुक है, मैं 2 मिनट आपके लूंगा। वो ये ख्याल फरमाइए कि पाकिस्तान इस 2 मरतबा, ये दूसरी मरतबा है कि पाकिस्तान को एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जिसमें पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने का खतरा है। पाकिस्तान के साथ ये पहली वारदात इंडिया ने 1970 में की थी, जब ईस्ट पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। तो वहां पर उन्होंने एक शख्स को तैयार किया जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, और उसकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। और अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में बैन ही वही कुछ किया जो आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में कर रही है। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को एक ही बात की तरकीब दी कि ये जो पाकिस्तान की फौज है ये आपकी दुश्मन है, हमने फौज को निशाना बनाना है। और उन्होंने अपने कारकुनों को बिल्कुल इस तरह, जिस तरीके से आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एक बीच में ग्रुप तैयार किया, उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया। इसका एक ही काम था कि वो आग लगाता था, वो लोगों को मारता था और वो अमलाक को नुकसान पहुंचाता था। और उनका हदफ सिर्फ दो कबीले थे, एक फौज थी और दूसरा वो लोग जो पाकिस्तान का नाम लेते थे। अब ये ख्याल कीजिए कि तहरीक इंसाफ के इन कारकुनों ने, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में पूरे मुल्क में एक तबाही मचा रखी है, उनका हदफ क्या है? या वो आर्मी है या वो अमलाक है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को खाकम बदन नुकसान पहुंचाने के लिए जो पैटर्न 1970 में इंडिया ने इस्तेमाल किया, अब इंडिया और सहूनी लॉबी जो है वो मिलकर इस पाकिस्तान के खिलाफ भी उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे चल रही है। आपको याद होगा कि जब सन 2014 में इन्होंने धरने किए, उस वक्त भी इनका पैटर्न यही था कि ये आग लगाते थे, ये तोड़फोड़ करते थे। उसके बाद लाहौर में जब लोग इनकी वो आए उसकी तफ्तीश के लिए या तामील के लिए समन्स की, तो इन्होंने उन लोगों के ऊपर भी पेट्रोल बम फेंके। उसके बाद पूरी इनकी जो तारीख है आप देखते आइएगा, इन्होंने जब इनको मौका मिला है कि इन्होंने आगे लगाई हैं, इन लोगों ने तशद्दुद की है, इन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। और जो सबसे जो बड़ी तकलीफ मुझे इस बात की हुई है कि लाहौर में जो कोर कमांडर का घर है, वो कोर कमांडर के घर से ज्यादा उसकी अहमियत यह है कि वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जाती घर था, और उस घर में कायद आजम रहा करते थे। कायद आजम के कई साले ज़फ़र साहब, ये आपने इसके फुटप्रिंट्स तो जिस तरह आपने बताया कि 1970 और इमरान खान साहब की आज की जो हरकत हैं वो कितनी मुमासलत उनमें है, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो बयान के 9 मई का दिन एक सियाबाब की तरह याद रखा जाएगा, ये कितनी बड़ी खलीज पैदा, यानी एक मार्क छोड़ जाएगा पाकिस्तान की सियासी तारीख में, और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल फिर क्या होगा? क्या आपको लगता है इस जमात में से कोई नई जमात निकलेगी, स्प्लिट हो जाएगा ये ग्रुप, या ये कलदम हो जाएगी? और कलदम के बारे में वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से क्या तय पा रही है? आपके हल्के क्या कहते हैं साले ज़फ़र साहब, खबर क्या है? देखिए जी, जब इमरान खान सियासी मंजर का हिस्सा नहीं रहेंगे तो फिर आप देखिएगा कि तहरीक इंसाफ नाम की कोई चीज़ आपको अपनी पॉलिटिक्स में कहीं दिखाई नहीं देगी। ये सारा जो एक ये ताना बाना है, ये इमरान खान के कल्ट की वजह से बुना हुआ है। जिस दिन आप देखिएगा इमरान खान को सियासत से अलग कर दिया गया, सियासी मंजर से हटा दिया गया, तहरीक इंसाफ के तमाम लोग ना सिर्फ तितर बितर हो जाएंगे बल्कि वो जायपना तलाश करते फिरेंगे। और ये बिल्कुल नजर ये आ रहा है,
और अभी से मैं आप जाती मालूमात की बुनियाद पे आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो टॉप लीडरशिप है वो दूसरी सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। पिछले दिनों जब इनके मुज़ाकरात हुए थे तो वो भी जब अपने मुखालफिन, जिनको वो मुखालफ कहते हैं, उनसे जब मिल रहे थे तो उसके बाद ये कह रहे थे कि अगर खुदा ना खास्ता हम वहां से फायर हो गए, यानी हमें तहरीक इंसाफ में हमारी गुंजाइश या तहरीक इंसाफ की गुंजाइश खत्म होगी, तो आप हमारे बारे में गौर करें कि हम आपके साथ मिलकर बैठेंगे, लिहाजा हमारे से गुफ्तगू करते हुए आप मोहब्बत और उल्फत का मुजाहरा करें। तो ये बात अभी पिछले दिनों मैंने खुद भी, अभी 10-15 दिन की बात है, खुद नोट की है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात का बखूबी इल्म है। और फिर यही नहीं है, तहरीक इंसाफ में होने के बावजूद उनको इमरान खान के रवैये से, इमरान खान के कंडक्ट से हमेशा शुबा रहता है कि यह शख्स किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। लिहाजा मुझे तहरीक इंसाफ के बारे में यह बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। ISPR के इस प्रेस रिलीज के बाद अब ये दरअसल हमारे सर ब्रेक लेनी है सारे जफर साहब। मैं इस ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को हम जाएं, जो ऑडियो लीक्स आई हैं सामने कल 9 मई के स्या दिन के बाद, वो भी आपके सामने रखेंगे। इन अफराद के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई, वफाकी हुकूमत अब जिस तरह एक्शन शुरू हो चुका है, किस तरह रियासत अपनी रेट एस्टैब्लिश करेगी। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बहुत से अहम सवालात हम उठा रहे हैं। इमरान खान साहब, उनकी सियासत, ISPR की स्टेटमेंट वाज़े तौर पर एलैबोरेट करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह सियासत करती रही है। जुब मुनाफ का जिस तरह से इस पर दोगला रवैया रखा गया, उसकी निशानदेही भी की गई। पाकिस्तान अफवाज की इमलाक पर, सरकारी इमलाक, प्राइवेट इमलाक पर जिस तरह हमले हुए कल, और ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से, बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग से हुआ। इसके ठोस शवाहिद भी सामने आए। हमने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाबी क़यादत या स्पेसिफिकली लाहौरी क़यादत, उनकी कॉल लीक सामने आई, जिसमें एक नहीं वाज़े तौर पर कई इशारे मौजूद हैं जहां पर बाकायदा लग रहा है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के, या जिस तरह से रद्द-ए-अमल सामने दिखाया गया, कोर कमांडर्स या दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उसको बाकायदा सराहा गया और किस तरह प्लानिंग की गई प्रॉपर। लेट्स हियर दिस कि क्या कॉल लीक सामने आई और बयान सामने आए। लेट्स हियर दिस। शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ कोर कमांडर ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। कोर कमांडर हाउस, हाँ, तो शेखपुर वाले फिर ਉੱਥੇ पहुंच गई है। हाँ 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 जी, चलो गोलियां चली। हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। और इसीलिए बजा तौर पर अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि जो काम दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका, तहरीक इंसाफ की इस घिनौनी साजिश के तहत, जिसके हमने देखा कि अमली मुजाहरा कल हमें नजर आया, वो हमने 9 मई के दिन देखा, जो स्या दिन इसको करार दिया गया। 75 साल में दुश्मन जो काम नहीं कर सका, वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने और उनकी क़यादत ने एक दिन में किया। मैं मियां दाऊद साहब से पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब का रिमांड हुआ है, कानूनी तौर पर बताएं कि अब आगे का लाहेमल क्या कानूनी तौर पर होगा, क्योंकि ये केस है, इसमें सब्सटेंस तो है, लेकिन हमने देखा है कि मामला आगे बढ़ते हैं, बेल्स भी होती हैं, और अब जो ये हमले हुए हैं, ये केसेस बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कितने दिन तक उनको कस्टडी में रखा जा सकता है इमरान खान साहब को? दाऊद साहब देखिए, इमरान खान साहब का जो अलकादर ट्रस्ट का केस है, वो तो सीधा 2+2 का केस है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब बात से आगे चलनी है। इमरान खान साहब से ये पूछा जाना सिर्फ बाकी रह गया है कि पिंकी पीरनी ने कितना हिस्सा लिया, मलिक रियाज ने कितना हिस्सा लिया, बाकी शहजाद अकबर कितना हिस्सा ले गया, जुल्फी बुखारी कितना हिस्सा ले गया, बाबरवान कितना हिस्सा ले गया। इन चीज़ों की जो है वो सिर्फ तहकीकात होनी बाकी है, और उसके बाद इनके साथ कोई गैर कानूनी सलूक नहीं होगा।
जो कानून के मुताबिक जो आम मुलजमों के साथ सलूक होता है वो इनके साथ सलूक होगा। इसलिए ये तासुर देना कि इमरान खान साहब के साथ कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। यहाँ इस मुल्क में बहुत से सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात बने हैं, उन्होंने अदालतों का सामना किया है और उन्होंने जेलें काटी हैं। ये तो सिर्फ एक इमरान खान है। कल वजीर कानून बता रहे थे और ये पूरे पाकिस्तान के अवाम ने ये बात देखा, यहाँ पर तो खवातीन को, अपने सियासी मुखालफिन की खवातीन को 2-2 माह के लिए उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया और उनको नैब के कस्टडी के अंदर इमरान खान साहब की जो है तस्कीन के लिए उनके साथ बदसलूकी की जाती थी और इमरान खान साहब को बताया जाता था और इमरान खान साहब उसके ऊपर खुशियां मनाते थे। तो इसलिए इमरान खान साहब सिर्फ अभी एक मुकदमा जो है उनके ऊपर बना है और इन मुकदमात का उनके फॉलोअप होगा, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जो पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जो कवानीन मौजूद हैं उन कवानीन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। सर एक तो ये नैब का केस है, फिर इसके अलावा खैर केसेस तो कई सैकड़ों हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर एक जो फर्द जुर्म आयद हुई है तोशाखाना केस भी है। तो ये सब केसेस एक्यूमुलेट होकर आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब सजा के अलावा भी कितने दिन हुकूमत इनको कस्टडी में रख सकती है, क्योंकि ये फिर पिटिशंस भी जा रही हैं इनकी आला अदालतों में फॉर बेल? देखिए, मैं जहां तक आला अदालतों का रवैया है ना, मैं बड़े अदब से और बड़े ही अदब से ये गुजारिश करूंगा कि 2014 से लेके आज के दिन तक अदलिया के वो अनासर जो इमरान खान साहब को, बल्कि इमरान खान को साहब नहीं कहना चाहिए, जो इस आलमी एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने रवैयों के ऊपर नज़रसानी कर ले। यही पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान होगा तो आप अदालतों में भी बैठ सकेंगे, आप जजशिप भी कर सकेंगे, और अगर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता आलमी एजेंटों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। ये रिकॉर्ड की बात है ना कि 25 मई को इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की, उसका रिकॉर्ड जो है वो उसका मवाद जो है वो सामने आया, लेकिन इसके बावजूद जज साहबान ने इमरान खान को हाथ नहीं लगाया। आप देखें कि जमान पार्क के अंदर दहशतगर्दी की गई और वो जो दहशतगर्द था जो आगे से दहशतगर्दों को लीड कर रहा था, वो दहशतगर्द जमान पार्क से पकड़ा भी गया, लेकिन इसके बावजूद अदलिया के एक हिस्से ने इन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अब आप उसका नतीजा देख लें, जैसे जितना अदलिया ने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उस तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं कि आज अगर उस वक्त खान साहब को नकेल डाली होती, इन दहशतगर्दों का जो है वो सर कुचला होता, तो आज कोर कमांडर लाहौर के ऊपर हमला ना होता, आज GHQ के ऊपर हमला ना होता। लेकिन बदकिस्मती से हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो मुसलसल उसका एक हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब की शक्ल में मौजूदकारी हुई उनकी इस तरफ से। लेकिन ये अब बहुत इंपॉर्टेंट पहलू साले जाफर साहब ये आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि चीन के वजीर खारजा की स्टेटमेंट है अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में सियासी कंसेंसस के बारे में, उसको उस स्टेटमेंट को और पाकिस्तान ये जो एक्शंस हुए हैं इनको आप किस तरह हम मिलाकर देख सकते हैं क्या? और दूसरी बात, क्या IMF, क्योंकि ये एक खदशा था कि शायद गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, आज डॉलर रुपी बहुत आगे पीछे हो गया सब कुछ, तो क्या ये IMF प्रोग्राम में कोई खलल तो नहीं होगा ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त? साले जाफर साहब देखिए जी, चीन के वजीर खारजा ने आपको जो पैगाम दिया है जी, वो पैगाम सबके लिए है, और वो पैगाम शायद इन्हीं खदशात को जो अभी हमारे सामने नजर आ रहे हैं इनको ही पेश नजर रखकर उन्होंने दिया। और याद रखिएगा कि चीन दुनिया के किसी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करता, खास तौर पर दोस्तों के बारे में वो कभी पब्लिकली इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देता। 1970 और 71 के दिनों में चीन के वजीर आजम होते थे चू एन लाई, उन्होंने पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत को मशवरा दिया था कि आप अपने मामलात को सियासी तौर पर तय करें, कहीं इंडिया इससे फायदा ना उठाए और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि चाइना की मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का जो भंवर जो जाल था वो पूरी तरह से कारगर था और चीनियों के सामने था। अब भी उनका ये इनको पैगाम था, तो इन्होंने चीनी क़यादत को बताया है कि हमने कोशिश की है कि मामलात को किसी तरीके से सियासी तौर पर हल कर लिया जाए, लेकिन आपके सामने इमरान का जो रवैया है, तहरीक इंसाफ का जो कंडक्ट है, वो तो सियासी है ही नहीं। वो तो पाकिस्तान में सियासी तौर पर हालात को दुरुस्त करना ही नहीं चाहते। और इमरान को तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूं कि इमरान सियासतदान है। इमरान हर किस सियासतदान नहीं है। इमरान वही है जो हकीम सईद मरहूम कह चुके थे, डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था,
और जो साहबजादा याकूब खान इनके बारे में राय रखते हैं। अच्छा, लेकिन साले साहब ये बताएं कि क्योंकि आप मैंने देखा है आप क्यू ब्लॉक में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसहाक डार साहब से भी आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप वहाँ होते हैं मौजूद और कवर भी करते हैं और नज़र भी रखते हैं मामलात पर। मैंने जो पूछा IMF प्रोग्राम के बारे में, क्या ये जो गिरफ्तारी है या जो सब कुछ सियासी तौर पर यहाँ हो रहा है, क्या इसका मनफी या मुस्बत क्या असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा IMF प्रोग्राम के ऊपर जो बहाली है? IMF का प्रोग्राम पहले ही मुश्किलात का शिकार है जी। और IMF ये सब कुछ क्यों कर रहा है ये भी आपको समझना चाहिए। ये IMF इसलिए कर रहा है कि वो पाकिस्तान की गर्दन को उसने काबू किया हुआ है और वो क्या हमसे कराना चाहते हैं ये बात अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके प्रोग्राम में डिस्कस करूं। वो पाकिस्तान से हर वो काम कराना चाहते हैं जो पाकिस्तान शायद नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए, पाकिस्तान की कौमी क़यादत के लिए वो सब काम करने मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके सामने जो महंगाई और जो तबाही आई है ये IMF के उस प्रोग्राम का नतीजा है जिसके ऊपर इमरान खान ने दस्तखत किए थे और वो हमें पाबंद ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत इमरान खान ने दस्तखत किया और जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। और मुझे इस साहब मुझे वक्त कम है, मैं इसका जवाब मुकम्मल नहीं ले सकूंगा आपसे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और मियां दाऊद साहब का प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया है। मैं किसी और नशिस्त में मुकम्मल इससे बात भी करेंगे तफसीलन। सिर्फ समराइज करने इस गुफ्तगू को हम आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में एक बार फिर से हमने बेनकाब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, उनकी सियासत और ख़ास तौर पे 9 मई का दिन जो तारीख में याद रखा जाएगा, जो एक स्याह बाप के तौर पे जिस तरह ISPR ने भी कहा तारीख में याद रखा जाएगा। किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तश्कील और इसके तमाम वो पहलू जो आपके सामने आज प्रोग्राम में उजागर किए, बेनकाब किए, जिससे लगता यही है कि तमाम साजिशी अनासिर या मुल्क दुश्मन अनासिर से इनके ताने बाने मिलते हैं। जिस तरह से हालात अब जा रहे हैं, हम उम्मीद और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और जो भी कानून हरकत में आए और रियासत अपनी रिट इस्टेब्लिश करे वो जल्द से जल्द हो। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।